डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो जैसा कि हम मैराथन लेकर के आए हैं और एयरफोर्स के आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये मैराथन का पूरा जो आपका जो चल रहा है सीरीज जो चला रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पिछले मैराथन्स को हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन है, लगभग 80 क्वेश्चन थे पिछले मैराथन में। आज की क्लास में कोशिश ये है कि जैसा एग्ज़ाम का पैटर्न आता है 25 क्वेश्चन का, उसके हिसाब से आपके मैराथन को कराया जाए। और आज की क्लास में हम उन्हीं टॉप 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए, तो आज के क्लास के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। cos 9 है, sin 9 है, cos 9 है और फिर sin 9 डिग्री है। जनरली बच्चा करेगा क्या कि इसको cos में बदलेगा या cos को sin में बदलता है, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो इससे हम क्या बच सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बच सकते हैं, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हम जनरली उन पर ध्यान देते नहीं हैं, लेकिन वो होती हैं, वो शॉर्ट ट्रिक होती हैं। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है इसको आप समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसमें शॉर्ट ट्रिक की शुरुआत करते हैं। शॉर्ट ट्रिक बनेगी कहाँ से? जैसे ये क्वेश्चन आया cos थीटा प्लस साइन थीटा और नीचे रहा cos थीटा और माइनस साइन थीटा। अब यहाँ थीटा बेटा कुछ भी हो सकता है, 8 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, कुछ भी हो, आपके लिए प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। आपको करना सिर्फ इतना है कि यहाँ से cos थीटा को कॉमन लेना है, तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा, और नीचे से cos थीटा को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा। अब ये पूरा कट जाएगा। 1 को क्या मैं tan 45 लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ फार्मूला बैठाने के लिए 1 माइनस tan 45 इंटू tan थीटा लिख सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ ये वाली चीज़ को। ठीक है, अब क्या ये फार्मूला बना? हाँ, बिल्कुल बना। ये tan 45 प्लस थीटा हो जाएगा। कौन सा सूत्र है? tan a प्लस बी का सूत्र सबको मालूम है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, सबको मालूम है। यानी कि ये आपका एक फार्मूला बन गया है 45 प्लस थीटा। समझिएगा इस बात को, 45 प्लस थीटा। अब समझ लीजिए यहाँ पे तो 2 फार्मूले शॉर्ट ट्रिक के मैं बैक टू बैक लिख दे रहा हूँ। जहाँ भी ये स्थिति बनती है वहाँ पे आप इन दोनों को यूज करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ है कि अगर cos थीटा प्लस में ऐसे sin थीटा है और नीचे है cos थीटा और माइनस में ऐसे sin थीटा है, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या करना है? ये बराबर होता है tan 45, ऊपर देख लेना क्या है, ऊपर प्लस है तो प्लस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, ठीक यहाँ पे ये थीटा है, ठीक यहाँ पे हम क्या करेंगे कि cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन अगर cos थीटा प्लस साइन थीटा है, यानी कि इसी का उल्टा है। देखिए इसी का उल्टा है, ऊपर माइनस है, तो आपको क्या करना है बेटा? आप फिर से हल करोगे तो आपको इस बार क्या मिलेगा? 45 माइनस थीटा मिलेगा। तरीका वही हल करने का, cos थीटा को निकालोगे, हल करोगे, फिर से आपको क्या मिलेगा? इस बार कौन सा फार्मूला लगेगा? tan a माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ बेटा आपको क्या मिलेगा? 45 माइनस थीटा। तो जहाँ भी ये चीज़ मिलेगी वहाँ मैं क्या लिखूंगा? 45 प्लस थीटा। जहाँ भी ये चीज़ दिखेगी वहाँ मैं क्या लिखूंगा? 45 माइनस थीटा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, बाई चांस अगर कहोगे कि सर साइन पहले हो तो ठीक है, साइन पहले हो तो पलट लेना, पलट के माइनस को बाहर ले लेना, फिर से सूत्र उसको लगा देना। चलिए, अब इसको देखो कितनी जल्दी ये बनाएगा मेरा। यहाँ पे बेटा थीटा कितना है हमारा? थीटा 9 डिग्री है। यहाँ 9 कर देता हूँ, गलती से 8 हो गया है, तो 9 है। ठीक है, तो थीटा यहाँ पे बेटा कितना है? थीटा 9 डिग्री है, तो सूत्र तो वही लगेगा ना। देखो cos थीटा साइन थीटा और cos थीटा माइनस साइन थीटा। इसका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला क्या अभी अभी निकाला है? 45 प्लस थीटा। तो देखो मेरे लिए काम कितना आसान हो गया, मैं 45 यहाँ लिखूंगा और थीटा मेरा यहाँ पे कितना है? 9 डिग्री है, तो 9 यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? tan 54, tan 54 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट ऑप्शन। तो फटाफट से इस पे आप बना सकते हैं, आपको साइन को कॉस में कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इससे ये डायरेक्टली बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं हम।
यहाँ हमारा माइनस में है, देखिए माइनस में है, तो इस बार मैं क्या लिख लूँ, थीटा मेरा कितना है बेटा 8 डिग्री है, तो ये क्या बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा। तो इसको मैंने क्या बताया था, क्या लिखना है tan 45 माइनस थीटा लिखना है। तो यहाँ tan 45 और माइनस थीटा बेटा कितना है 8 है, तो ठीक है, तो 15 में से 8 गया 7, तो tan 37 डिग्री हो जाएगा। देखो कितनी जल्दी इसने निकाला, सी इज आवर राइट ऑप्शन। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एयरफोर्स नेवी के लिहाज से, बिल्कुल बेस लेवल के क्वेश्चंस हैं ये, जो आप में ज़्यादातर आ सकते हैं। नेक्स्ट हमने इन्वर्स से लिया है, प्रिंसिपल वैल्यू आपको बतानी है, तो इसका रेंज आपका -90 से +90 होता है, तो रेंज को ये क्रॉस कर रहा है, तो पहली प्रायोरिटी होगी कि हमें इसको रेंज में लाना है। क्लास में भी काफ़ी बार मैं करा चुका हूँ, तो रेंज में लाने के लिए ये काम हम कर सकते हैं, π-π/4 हम कर सकते हैं बिल्कुल। अब ये क्या हो जाएगा sin 180 माइनस थीटा बेटा क्या होता है sin थीटा ही होता है, तो इन्वर्स के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। अब मेरा कितना हो जाएगा π/4 हो जाएगा। बी इज माई राइट आंसर, बी इज माई राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इस पे आते हैं, डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे लाइन खींची होनी चाहिए थी, ये एक लाइन खींच देते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट, ये कुछ ऐसा है ना, ये डिटर्मिनेंट का है, डिटर्मिनेंट का प्रश्न है। तो कल की क्लास में भी काफ़ी बताया था मैंने, पिछली क्लासेज में भी, कि आप कुछ मान सकते हो, आप कुछ मान कर भी बना सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे a बराबर 0 मान लूँ और b बराबर 1 मान लूँ और c बराबर 2 मान लूँ, तो मेरा तो काम बहुत आसान हो जाएगा। फिर मेरा क्या हो जाएगा, ये 1 b इंटू सी यानी कि 2 और b इंटू सी यानी कि 2 इंटू और b प्लस सी यानी कि 3, ये वाला हो जाएगा 1 c इंटू ए 0 और ये 0, फिर यहाँ 1 0 और 0 हो गया। तो देखें कि ये दो चीज़ें क्या है, आइडेंटिकल है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट में ये दो चीज़ें बिल्कुल सेम होती हैं रो या कॉलम में, तो वो 0 हो जाता है, तो सी इज योर राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मान करके हम बहुत जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर बार बार आप मान के ही बना रहे हो, एक बार ऐसे भी बना के दिखा दो, एक बार ऐसे भी बना के दिखा दो। तो देखो ऐसे कैसे बनेगा, नॉर्मल जो तरीका आप अपनाते हैं उससे कैसे बनेगा, आपका थोड़ा सा बड़ा बहुत समय लग जाएगा। देखिए समय कैसे लगेगा, ए बी सी मैंने किया तो ए यहाँ गुणा करना पड़ेगा, ए बी सी हुआ, फिर ये ए बी सी और बी प्लस सी। ठीक है, इस वाले में मैंने रो वाले में ए को गुणा कर दिया, फिर बी को मैं लाऊंगा ए बी सी, ठीक, ए बी सी और सी प्लस ए, फिर सी ए बी सी और ए प्लस बी आ गया। ठीक है, और ये बाहर ले लेंगे ए बी सी और ए बी सी, तो ए बी सी 1 1 1 और बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, तरीका कैसा है आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं, बिल्कुल उससे चलेंगे या इससे चलेंगे, जैसा होगा आप कह दीजिएगा। यहाँ से कॉमन बेटा ले लिया, यहाँ से हमारा कितना जा रहा था, ए बी सी कॉमन जा रहा था, है ना, इस पूरे से भी, तो स्क्वायर होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो कट पिटा के ए बी सी आए। खैर इससे कोई खास हमको मतलब है नहीं, तो यहाँ पे इसको अगर इसमें जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, इसको इसमें जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, इसको इसमें जोड़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी। अब जैसे ही ए प्लस बी प्लस सी को मैं बाहर लूँगा, इसको जैसे ही मैं बाहर लूँगा, यहाँ ए बी सी पहले से पड़ा हुआ, अब इसको जैसे ही मैं बाहर लेने वाला हूँ, तो जैसे ही मैं इसको बाहर लूँगा, मेरा ये क्या हो जाएगा 1 1 और 1, और इधर भी क्या हो जाएगा 1 1 और 1, क्योंकि यहाँ पे 1 1 था। ठीक है, तो ये दो टर्म वैसे भी आइडेंटिकल हो चुके हैं, तो हमारा आंसर वैसे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट ये लंबी कहानी है, ऐसे ही हमारा देख रहे थे कि ले करके बन जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ले करके ही बना लो, है ना, क्यों इतना लंबा प्रोसेस में जाओगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं, 5वें प्रश्न पे चलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये क्वेश्चन आपका है, थोड़ा सा इसको छोटा मैं कर दूं, चलिए ये आपको पूरा आप दिखेगा। चलिए एक्चुअली ये क्वेश्चन है क्या, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, ये है मैट्रिसेस का क्वेश्चन। ठीक है, आव्यूह
जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, ये ब्रैकेट ऐसे होना चाहिए, इसका प्रश्न है। तो कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है मैं बता दूं। अगर आपका ये मैट्रिक्स है, आव्यूह है ए, ये वाला पूरा, तो इसी का ए इनवर्स जो होता है वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। गुणन प्रतिलोम जिसको कहते हैं, गुणन प्रतिलोम। तो ए इनवर्स ही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल लो या फिर ए इनवर्स बोल लो, ठीक है। ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है ये बताया था, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड में ए। क्या होगा? एडजॉइंट ए अपॉन मॉड में ए होगा, ठीक है। चलिए, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड में ए हुआ। एडजॉइंट निकालने का तरीका मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दिया था, उसी शॉर्ट ट्रिक तरीके से मैं एडजॉइंट निकालने वाला हूँ। देखो, एडजॉइंट निकालने के लिए करना कितना है, सिर्फ इतना करना है कि ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा, ठीक है। ये जो लीडिंग डायगोनल वाले हैं एलिमेंट्स, वो आपस में स्विप होंगे। कैसे होंगे? ऐसे पलटेंगे, ऐसे पलटेंगे तो साइन यहाँ पे गया और यहाँ पे भी साइन ही आ जाएगा, चूंकि पलट रहा है, सेम चीज पलट रही है। यहाँ पे चिन्ह बदलना होता है, इन जगहों पे क्या बदलना होता है? साइन, चिन्ह बदलना होता है। तो यहाँ प्लस है बेटा, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? माइनस कॉस थीटा, है ना। और यहाँ पे माइनस है तो क्या लिखा जाए? प्लस कॉस थीटा लिखा जाए, ठीक। ये एडजॉइंट हो गया। अब इसका मॉड निकालते हैं, तो मॉड ए बेटा कितना हो जाएगा? मॉड ए हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये मॉड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए होता है। तो यहाँ पे 1 मैं लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही का ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा और साइन थीटा। तो मेरे ख्याल से ये वाला सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है आपका। आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न बिल्कुल तुम्हारे लेवल पे है, बेस लेवल के क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। जहाँ जहाँ भी ट्रिक्स होंगे वो मैं बता दूंगा। ये भी हमारा मैट्रिक्स का है, ब्रैकेट ऐसा होना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, आव्यूह का क्वेश्चन है। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई। देन ए इनवर्स, ए अगर दिया है तो ए इनवर्स का मॉड कितना होता है। तो शॉर्ट ट्रिक फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं कि अगर आपसे ए इनवर्स का मॉड पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, तो वो होता है 1/a का मॉड। समझ लीजिए इस बात को, ए इनवर्स का मॉड होता है 1/a का मॉड। तो देखो अब कितना ये आसान हो गया, कितना आसान हो गया। अब देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, ए का मॉड निकालिए, ये कितना हो जाएगा? इसका हल कितना हो जाएगा? -2 और -3। ए का मॉड कितना आया बेटा? डिटर्मिनांट, मॉड नहीं कहेंगे इसको, डिटर्मिनांट कहते हैं। मॉड तो वैसे लगता है, मॉड की तरह दिखता है, बट डिटर्मिनांट कहेंगे। तो ए का आपका डिटर्मिनांट कितना हो जाएगा? तो डिटर्मिनांट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? -5 आ जाएगी। डिटर्मिनांट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो अब इसका कितना हो जाएगा? ए इनवर्स का डिटर्मिनांट आप लोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। चलिए, -1/5, बी इज योर राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब वर्ग आव्यूह। कौन सा मैट्रिक्स है? वर्ग आव्यूह है। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का। कितने? 3×3 ऑर्डर का। देखिए, 3×3 ऑर्डर का एक वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मॉड में -3a की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मॉड में -3a की वैल्यू निम्न में से कौन सी होगी? ठीक है। अब देखो ये बनता कैसे है, इसकी डिटेलिंग मैं बता दूं। जैसे कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स छोटा सा ही ले लेता हूं मैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। 4 2 1 5 चलो ले लिया, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया, ठीक। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इस बात को। अब देखिए होगा क्या। अब मान लिए इसका मॉड मैंने निकाला, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 20 - 2, ठीक है। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 20 - 2 ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक।
अब इसी में मान लो k को मैंने इंटू कर दिया, k मतलब कुछ भी, k मतलब कुछ भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -3 -5 -6, k मतलब कोई भी रियल वैल्यू आपने उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तब ये क्या हो जाएगा 4k होगा, 2k होगा और k होगा और 5k होगा। बात आ गई समझ में? ठीक। अब यही चीज़ अगर आप इसको डिटर्मिनांट निकालोगे, जब इसको हल करोगे तो कितना हो जाएगा 20k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये मुझे क्या दे देगा k स्क्वायर 20 माइनस 2 यानी कि 18। अब बेटा 18 कितना था, a का डिटर्मिनांट था, तो इसकी जगह पे k स्क्वायर a का डिटर्मिनांट आपने रख लिया। क्लियर है ये? तो आप समझिए इस बात को कि यहाँ ऑर्डर कितना है, समझिए इस बात को, ऑर्डर आपका 2 × 2 ऑर्डर का है, ठीक है। तब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तब इसकी वैल्यू आ रही है k स्क्वायर डिटर्मिनांट ऑफ ए। समझिए इस बात को, ऑर्डर अगर 2 × 2 का होगा तो उतना ही यहाँ पे पावर लगेगा, उतना ही पावर लगेगा। क्लियर है? ऑर्डर 3 × 3 का होता तो यहाँ पावर कितना लगता है 3, ऑर्डर 4 × 4 का होता तो k पे पावर कितना लगता है 4। ठीक है, तो इसका शॉर्ट्रिक फार्मूला मैं लिख दूं। शॉर्ट्रिक फार्मूला ये कहता है कि इफ A इज मैट्रिक्स ऑफ, स्क्वायर मैट्रिक्स कर देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n × n। ठीक है, यदि A एक वर्ग आव्यूह है n × n मान का या कोटि का, ठीक है, वर्ग आव्यूह है n × n कोटि का, तब k a का डिटर्मिनांट होता है k का पावर n, जिस ऑर्डर का ये होगा, ठीक है, k का पावर n और a का डिटर्मिनांट। यही शॉर्ट्रिक फार्मूला है, ठीक है, ये शॉर्ट्रिक फार्मूला है, तुरंत स्क्रीनशॉट लेके आप इसको याद करेंगे, ये शॉर्ट्रिक फार्मूले से हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए यही आपका है। ठीक, अब इससे कोई भी आएगा तो आपका बन जाएगा। अब देखिए कितनी जल्दी हम इसको बना पा रहे हैं। तो वही है, स्क्वायर वर्ग आव्यूह है, इसका ऑर्डर बेटा कितना है 3 है, यानी कि देखो n तुम्हारे पास कितना है 3 है। अब आपसे -3a का डिटर्मिनांट पूछा है, यहाँ बेटा -3 हमारा क्या है k है, तो सूत्र क्या कहता है कि k का पावर n और a का डिटर्मिनांट होता है। तो k मेरा हम कितना है -3 है और n मेरा कितना है बेटा 3 है, तो ये हो गया है ना, k की जगह -3 था और n की जगह कितने ऑर्डर का है 3 का है, तो 3 का 9 27 a का डिटर्मिनांट आपका आंसर हो जाएगा। C इज योर राइट आंसर। तो इस शॉर्ट्रिक फार्मूले से आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ऑर्डर 2 होता तो 3 का 9 मेरा 9 a डिटर्मिनांट हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वें प्रश्न पे चलते हैं। चलिए ये मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स जो है इसका भी ऐसे ब्रैकेट होना चाहिए। चलिए मैट्रिक्स है ये, तो ये मैट्रिक्स है इज नॉट अ इन्वर्टिबल। देखिए यहाँ पे नॉट इन्वर्टिबल है, मतलब जिसका ए इनवर्स ना निकाला जाता सके, ये पॉसिबल ही नहीं है ए इनवर्स को निकालना। ठीक है, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसको सिंगुलर मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, एकल आव्यूह भी कहा जाता है, इसको एकल आव्यूह भी कहा जाता है। तो नॉन इन्वर्टिबल ये मैट्रिक्स है। तो नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है। अब ए इनवर्स कब नहीं निकाल पाओगे बेटा, देखो एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब मान लो मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए को ही 0 कर लूं, यही आपका 0 हो जाए, तो ये 0 हो जाएगा तो ए इनवर्स क्या पहुंच जाएगा, अनंत पहुंच जाएगा, तो इम्पॉसिबल हो जाएगा ना इसको निकालना। तो वो आव्यूह, वो मैट्रिक्स, वो आव्यूह जिनके लिए उनका डिटर्मिनांट क्या होता है 0 होता है, उनका डिटर्मिनांट 0 होता है, वो क्या कहे जाते हैं नॉन इन्वर्टिबल कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, नॉन इन्वर्टिबल इनको कहा जाता है, या सिंगुलर भी कहते हैं, या इनको हिंदी में एकल आव्यूह भी कहते हैं, या हिंदी में अव्यतिकर्मणीय आव्यूह भी कहते हैं, जिनका इन्वर्स
पॉसिबल नहीं है। अवर्तुकर्मणीय आव्यूह या सिंगुलर मैट्रिक्स भी कहा जाता है इसको इंग्लिश में, और हिंदी में सिंगुलर की हिंदी होती है एकल आव्यूह। ठीक है, कई बच्चे इकाई और एकल में कंफ्यूज हो जाते हैं। इकाई यूनिट मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जिसके डायगोनल पे 1 होता है, लेकिन एकल जो होता है वही नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। कुछ खास नहीं करना है, यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट हमको 0 करना है। तो अब क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट सबको मालूम है कैसे सॉल्व होता है, λ2 1 2 5 2 1 1, तो प्लस माइनस और प्लस, ये हमको 0 के बराबर कर लेना है। बस इसको हल कर लो बेटा, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही डायरेक्टली हल कर लेते हैं। तो 1 और 2, ये बंद हो जाएगा, 2 माइनस 5, फिर माइनस λ, फिर 1 माइनस 10, फिर प्लस टू में 1 माइनस 4 बराबर कितना हुआ, 0 हुआ। ये कितना हो जाएगा, -3 माइनस λ, और ये -9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +2 और -3 इक्वल टू 0, है ना। तो 6 और 3, 3 दूना 6 3 -9 ये हो जाएगा, और ये भी इधर माइनस माइनस प्लस इधर जाएगा, तो ये भी -9 λ हो जाएगा, है ना। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस उस साइड भेजेंगे तो -9, ये कट गया, ये -9 और 9 कट गया, तो λ की वैल्यू बेटा कितनी आई, 1। तो बी इज द राइट आंसर। तो बहुत सिंपल सा है, सीधा डिटर्मिनेंट लगाया। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, प्लस माइनस और प्लस कर लिया, 1 कर लिया, और 1 के साथ 2 माइनस 5 कर लिया, माइनस λ के साथ 1 माइनस, जैसे आप डिटर्मिनेंट हल करते हैं 2 के साथ 1 माइनस 4 कर लिया, उसके बाद इसको हमने हल कर लिया, ये आसानी से आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगले पे चलते हैं। ये क्या, अच्छा 10वां आना चाहिए, ये 9 तक थे हम शायद, नहीं 9 पे थे, 8 तक हमने कर लिया था, यस 8 तक कर लिया था, 9 वाले पे आते हैं, 9वें क्वेश्चन पे। चलिए 9वां भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन चुना है। देखिए सेट से मैंने लिया है, ए क्या है, ए आपका सबसेट है किसका, बी का, वो भी सबसेट ऐसा वैसा नहीं है, प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट है कि मतलब बी में एक एलिमेंट ज़्यादा होगा ही होगा, बी में आपका एक एलिमेंट ज़्यादा होगा ही होगा, है ना, प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट में क्या है, यहाँ कुछ मान लेते हैं। बनाने का तरीका मैं बता दूं, कुछ भी ऐसे एक्स वगैरह लेके प्रूफिंग मत करना, फंस के रह जाओगे। सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, जब भी ये कॉम्प्लीमेंट या पूरक की बात आती है तो आप यूनिवर्सल सेट एक तुरंत ले लो, छोटा मोटा ही ले लो, लेकिन ले लो। ये यूनिवर्सल सेट मैंने ले लिया, क्लियर है। इसी के अंतर्गत ए मैंने जो सेट लिया, इसको भी कुछ मान लेते हैं। मान लो ये 1 2 3 है, तो बी वाला क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 और 4 मैंने ले लिया। बात आ गई समझ में, 1 2 3 और 4 मैंने ले लिया इसमें से। अब होगा क्या कि बी में आपका एक एलिमेंट कम से कम ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि ए क्या है, इसका प्रॉपर सबसेट है, तो बी में एक एलिमेंट तो ज़्यादा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसमें ये चीज़ कम रहेगी इससे, ये इसके बराबर हो नहीं रही है। चलिए अब क्या करेंगे कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ए का पूरक निकालेंगे। तो ए का पूरक क्या होता है कि यूनिवर्सल में से 1 2 3 को घटाने के बाद जो बचे, तो क्या बच रहा है बेटा, 4 5 6 बच रहा है। बी का पूरक क्या होता है कि यूनिवर्सल में से बी को घटाने के बाद जो बचे, तो क्या बच रहा है बेटा, 5 6 बच रहा है। बात आ गई समझ में, ठीक है। अब हमसे ये चीज पूछी गई है, ए डैश यूनियन बी डैश, क्या चीज पूछी गई है, ए डैश यूनियन बी डैश की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो चलिए ए डैश यूनियन बी डैश है हमारे पास, निकाल लेते हैं। तो ये कितना है, 4 5 6, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, निम्न में से किसके बराबर होगी। क्या ये ए के बराबर है, 1 2 3 नहीं, कतई नहीं है। क्या ये बी डैश के बराबर है, चलिए बी डैश हमारा कितना आएगा, 5 और 6 आएगा, नहीं है। क्या ये ए डैश के बराबर है, तो चलिए ए डैश देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देके देखिए, आपका ए डैश बेटा कितना है, 4 5 6 है, और ये भी कितना है बेटा, 4 5 6 है। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपका ए इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, कहीं कोई एफर्ट नहीं करना है, कहीं एक्सपाई ये सब प्रूफिंग करनी ही नहीं है, सीधे एक छोटे छोटे आप सेट्स को मान लीजिए, उससे आपका आंसर सामने उभर करके आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, सारे आप सेट के क्वेश्चन में ऐसी चीजें कर सकते हैं, आपको आंसर वो मिलता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें वाले पे। फंक्शन हमारा नेचुरल से नेचुरल नंबर पे है और ये कह रहा है कि फंक्शन f(x) कितना है, 2x के बराबर है। तो फिर f क्या है, f क्या है, f हमारा क्या है, 1 1 है, ऑन टू है, 1 1 है, इनटू है, मेनी वन अनटू है, मेनी वन इनटू है। ठीक है, तो 1 1 को कहते हैं एकाकी कहते हैं और ऑन टू को आच्छादक कहते हैं, है ना। तो जो ऑन टू नहीं होगा वो फिर क्या होगा, इनटू होगा। जो ऑन टू नहीं होगा वो क्या होगा, इनटू नहीं होगा। जो 1 1 नहीं होगा वो फिर क्या होगा, मेनी वन होगा। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, क्योंकि क्लासेस में कुछ ऐसा आपको डिटेल में इसकी बताई गई होगी, बट उसमें हो सकता है कुछ आपको भूल चुके होंगे अभी तक। तो एक बार और मैं इसको याद दिला दूं यहाँ से। तो नेचुरल से मेन ये होता है बेटा, ये वाला क्या चल रहा है, इस पे हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको समझा दे रहा हूँ। देखो मेनली होता क्या है कि 1 1 क्या होता है, सबसे पहले 1 1 एकाकी होता है। एकाकी 1 1 ये कहता है कि दो फंक्शन का मान तभी बराबर हो जबकि x1 बराबर x2 हो। सिंपल, जबकि x1 बराबर x2 हो तभी वो बराबर हो। जैसे कि यही फंक्शन है, इसको हम तुरंत चेक कर दे रहे हैं। अगर ऐसा कर दिया तो अब देखिए f(x1) रखोगे तो कितना आएगा, 2x1, और f(x2) रखोगे तो कितना आएगा, 2x2। फंक्शन को बराबर कर दो, फंक्शन को बराबर कर दो, 2x1 2x2, ये और ये कटा, देखो x1 बराबर x2 आ गया ना। यानी कि जब फंक्शन बराबर है तभी, जबकि इसके अंदर रखे जाने वाले वैल्यू क्या है, बराबर है। बात आगे समझ में, रखे जाने वाले मान बराबर हैं तभी फंक्शन बराबर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये कौन सा फंक्शन है बेटा, ये 1 1 है। तो 1 1 तो ओके कर दिया मैंने, 1 1 दो जगह पे है, दोनों जगह को ओके कर दिया। मेनी वन दोनों को काट दिया, मेनी वन है नहीं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट आगे बढ़ते हैं। अब चेक करेंगे ऑन टू को। ऑन टू क्या होता है, ब्रीफ में समझा दे रहे हैं। ऑन टू आच्छादक क्या होता है, आच्छादक यहां से देखा जाता है। देखिए मेन ये है, नेचुरल टू नेचुरल बोल रहा है ना, ये वाला मेन है। ठीक है, नेचुरल टू नेचुरल बोल रहा है। अब समझ लीजिए, सिर्फ y = 2x आपको लिखना है। क्या लिखना है, y = 2x। अब फिर x बराबर क्या लिखना है, y/2। ये कहता है कि x के सभी गिवन वैल्यूज के लिए आपकी y की वही गिवन वैल्यूज आनी चाहिए जो फंक्शन चल रहा है। उसी तरह से y की सभी गिवन वैल्यू के लिए x की भी गिवन वैल्यू आनी चाहिए जिस पे वो फंक्शन चल रहा है। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पे बेटा x को हम नेचुरल रखेंगे, 1 2 3 4 नेचुरल रखेंगे तो इसमें जो चीज़ें हैं वो नेचुरल के अंतर्गत ही आएंगे। भले इवन नेचुरल नंबर आएगा लेकिन नेचुरल तो कम से कम रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। इस पे हम आते हैं, बाई चांस अगर मैंने y बराबर 3 रख लिया। अब समझिए इस बात को, 3 क्या है, नेचुरल नंबर है, कोई डाउट नहीं है। 3 क्या है बेटा, नेचुरल नंबर है ना। कह रहा है ना कि x अगर नेचुरल होगा तो y भी आप नेचुरल रखो। तो y की जगह आपका नेचुरल नंबर रख लिया आपने, 3 रख लिया। लेकिन जैसे ही बेटा 3 रखोगे ये कट के कितना आ गया, 1.5। क्या 1.5 एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, कतई नहीं है। 1.5 नेचुरल नंबर में नहीं आता है, फ्रैक्शन है, प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। तो x का ऐसा एक नेचुरल नंबर जिसके लिए x नेचुरल रहा ही नहीं, जबकि आपका कह तो रहा है कि नेचुरल होना चाहिए। तो y का ऐसा मान जिसके लिए x नेचुरल रहा ही नहीं, तो फिर वो क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू कहता है कि सबके लिए होना चाहिए। नेचुरल अगर चल रहा है तो सबके लिए नेचुरल होना चाहिए, तभी वो ऑन टू होता है। बात आगे समझ में। अगर यहीं पे मैं रियल कर दूं ना, अगर यहीं पे मैं रियल कर दूं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। x के सारे रियल वैल्यू के लिए y आएगा, y के सारे वास्तविक मानों के लिए x आएगा, उसमें कोई झंझट नहीं है, फिर वो ऑन टू हो जाएगा। लेकिन अभी ऑन टू इसलिए नहीं है कि नेचुरल रख तो रहा हूं मैं y की जगह पे, लेकिन x नेचुरल आ नहीं रहा है। तो जो ऑन टू नहीं होता है वो फिर क्या होता है, इन टू होता है। तो इसको हम ओके कर देंगे, ये गलत होगा। ऑन टू बेटा नहीं है, 1 1 और इनटू है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई होगी, काफ़ी ब्रीफली बता दिया है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसके डोमेन और रेंज को निकालना है। डोमेन फिलहाल निकालना है। डोमेन और रेंज हमने काफी पढ़ रखा है। डोमेन प्रांत होता है। प्रांत ये कहता है कि दो चीजों से बचना है। ब्रीफ में बता दे रहा हूं, प्रांत ये कहता है कि आपको दो चीजों से बचना है। किन दो चीजों से बचना है? एक तो अनंत से बचना है, अनंत से बचना है। दूसरा इमेजिनरी से बचना है। किससे बचना है? इमेजिनरी या काल्पनिक। काल्पनिक मान नहीं आना चाहिए, इमेजिनरी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। क्लियर है? इन दो चीजों से आपको बचना है प्रांत निकालते समय, बस इसी बात का ख्याल रखना। तो दोनों चीजों से बचेंगे। फिलहाल ये बटे में नहीं है। अगर बटे में ऐसे होता तब तो अनंत पहुंचता, 1/0 अनंत पहुंच जाता। तो बटे में तो है नहीं, तो अनंत वाली कोई टेंशन नहीं है। किसकी टेंशन है? इमेजिनरी की। इमेजिनरी के लिए क्या होना चाहिए बेटा? सीधी बात है, आपका 9 - x² क्या होना चाहिए? कुछ ऐसा होना चाहिए। जीरो से तो एलर्जी है नहीं, क्योंकि अनंत तो आएगा नहीं। ऐसा होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा, तभी तो ये वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा, तभी तो रियल वैल्यू में आएगा। नहीं तो ये अगर 0 से कम होगा तो इमेजिनरी पहुंच जाएगा। तो अब इसी को हल कर लो। इसको हल करोगे तो क्या आएगा? 3 - x और 3 + x आ गया। ये कुछ ऐसा होगा। अब आप एक काम करिए, इसको 0 के बराबर करके आप हल कर लीजिए। 0 के बराबर हल कर लीजिए तो 3 आया और -3 आया। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। फिर एक नंबर लाइन को खींच लेना। नंबर लाइन को खींचने के बाद यहाँ सेंटर 0 रख देना, यहाँ -3 और यहाँ +3 जो निकाला है तुमने एंड पॉइंट, और यहाँ पे ऐसे बना दिया। ये कौन सी बड़ी चीज़ है, आराम से बना सकते हो। अब मुझे ये बताओ कि -3 और 3 के बीच में क्या आता है? -3 और 3 के बीच में 0 आता है ना। तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे 0 रख करके चेक करोगे। यहाँ पे आपने यहाँ जैसे ही 0 रखा, देखिए ये 9 आया। 9 क्या है बेटा? 9 क्या है? 0 से बड़ा है। यानी कि आप -3 और 3 के बीच में आप कहीं पर भी रहोगे, आप क्या रहोगे? पॉजिटिव रहोगे। क्या रहोगे? पॉजिटिव रहोगे। इसके अलावा अगर मैं -3 रखूं यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, 3 रखूं तो 0 आ जाएगा। तो कह तो रहा है कि 0 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा? देखिए डोमेन यही तो आएगा, ये वाला पूरा, कि -3 से 3 के बीच में हम क्लोज इंटरवल लगा सकते हैं। यानी कि मेरा जो भी हम x की वैल्यू रखेंगे, जो भी हम x की वैल्यू रखेंगे वो -3 और 3 के बीच में या -3 और 3 साथ में लेकर के वो वैल्यूज आएंगी, और वो सारी वैल्यूज हम यहाँ रखते जाएंगे। हमको कोई ना कोई रियल वैल्यू मुझे मिलती जाएगी। बात आगे समझ में? इमेजिनरी कभी नहीं जाएगा, क्योंकि इधर आप आगे बढ़ोगे, इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर भी नेगेटिव आ जाएगा। रख के देख लेना। यहाँ पे 4 रखोगे बेटा तो 4 चौका 16 नेगेटिव में पहुंच जाओगे। बात आगे समझ में? यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव में पहुंच जाओगे। तो खतरा है, इधर भी खतरा है इमेजिनरी का, इधर भी काल्पनिक का खतरा है। तो खतरे से बच जाओ, इसी के बीच में चुपचाप पड़े रहो। इसके बीच में पड़े रहोगे तो तुम्हें सारे रियल वैल्यू मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये डोमेन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन आपका सही है। सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न कॉम्प्लेक्स नंबर से लिया है। क्लास में भी काफ़ी बार बताया है कि कहीं भी अगर x² + y² है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर में उसको x + iy और x - iy आप उसको लिख सकते हैं। तो उसी का फायदा उठाएंगे। p और q की वैल्यू हमको निकालनी है, तो ये x + iy काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बुक्स में, मैक्सिमम बुक्स में तुम्हें दिख ही जाएगा ये प्रश्न। तो जहां भी बेटा ये दिखेगा तुम्हें ये काम कर लेना। ठीक है, ये वाला काम तुम कर सकते हो। जिस तरह से a² - b² a + b a - b होता है, उसी तरह से x² + y² x + iy x - iy होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? x + iy और x - iy। i यहाँ पहले से पड़ा हुआ है। ठीक, अब इसको और इसको हमने काट दिया। तो काटा तो मेरा क्या मिलेगा? p + i³ बराबर इसको इंटू कर दिया तो xi - i² और y। तो p + i³ फिर xi -i² + 1 होगा, ये y हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पे x किसके साथ टैली करेगा? q के साथ, और y किसके साथ जा रहा है?
ठीक है, y किसके साथ जा रहा है, p के साथ जा रहा है ना, i किसके साथ जुड़ा हुआ है, x के साथ, तो ये q को दे देगा। तो x बराबर हमारा q है, ठीक है, राइट ये वाला, और y बराबर हमारा p है, ये c इज द राइट ऑप्शन, c इज द राइट ऑप्शन। देखिए ये दोनों चीजें मिल रही है ना आपको, यही है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी प्रश्न बहुत बढ़िया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आएगा, ये जीपी से लिया गया है। 6 1/2 1/4 1/8 डॉट 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 अनंत पदों तक योग है, कोई दिक्कत नहीं है। अनंत पदों का योग का फार्मूला सबको मालूम है ना, a1 - r वाला, ठीक है। तो a यहाँ पे हाफ है, 1 - हाफ, तो 6 का पावर हाफ, और नीचे भी बेटा हाफ, कटा तो कितना आंसर आ गया, 6। क्लास में भी काफी बार कराया है इसको, a इज आवर राइट आंसर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक से लिया है, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ x² - 3 mod x + 2 बराबर 0, ठीक है। कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वास्तविक हलों की संख्या, किसकी संख्या, वास्तविक हलों की संख्या, रियल सॉल्यूशन, रियली हल कौन कौन से होंगे उसकी संख्या आपको बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। x² - 3 mod x + 2 बराबर 0। मॉड की कहानी मैं बता चुका हूं, मॉड x माइनस में टूटता है कब, जबकि x 0 से कम होता है तब। तो चलिए यहां हमने ये मान लिया कि मेरा x का कोई भी वैल्यू आएगा वो 0 से कम आएगा, तो यहां मैं इसको माइनस में तोड़ दे रहा हूं। देखो तो क्या दे देगा, यहां माइनस में टूटेगा +3x 2 बराबर 0। अब जैसे साधारण तरीके से हल करते हो वैसे हल करोगे, क्वाड्रेटिक सबको आता है हल करना। x बराबर -1 और x बराबर -2, तो बेटा मैंने ये माना क्या था, मैंने ये क्या माना था, देखिए ध्यान से, मैंने ये क्या माना था, देखिए ध्यान से, कि x मेरा 0 से कम आना चाहिए। आ क्या रहा है बेटा, x मेरा 0 से कम ही तो आ रहा है, -1 और -2, यानी कि 2 रियल सोल्यूशन तो मुझे ऑलरेडी मिल गए, यहाँ से 2 वास्तविक सोल्यूशन मिल गए। अब फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मॉड की कहानी ये है कि मॉड प्लस में टूटेगा कब, जब x > 0 होगा, तब आपका मॉड प्लस में टूटेगा। यानी कि अब मैं ये मान रहा हूं कि मुझे हल करने के बाद जो मान मिलेगा वो 0 से अधिक होगा। तो चलो इसको तोड़ते हैं। तो मॉड प्लस में टूटा तो ये क्या रह जाएगा, ऐसा कुछ रह जाएगा। अब ये x² साधारण तरीका, x निकाला, x बराबर 1 आया और x बराबर 2 आया। तो बेटा मैंने सोचा क्या था, मैंने सोचा तो ये था ना कि मेरी वैल्यू प्लस में आएगी। दे क्या रहा है बेटा, वैल्यू प्लस में ही तो दे रहा है, तो 2 हल तो यहाँ भी हो गए। तो 2 हल पहले वाले और 2 वास्तविक हल यहाँ वाले, उल्टा नहीं आया, जो सोचा था वही आया, ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन वो आ रहा है 0। तो ये 2 और 2 टोटल आपके 4 वास्तविक हल होंगे, ठीक है, 4 वास्तविक हल मुझे मिल चुके हैं इसके। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे भी आप, ऐसे क्वेश्चन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, बहुत आसान सा है, कुछ खास नहीं करना है। x लीजिए आप और यहाँ 6 + x कर दीजिए और हल कर दीजिए क्वाड्रेटिक को, और आपका दोनों ओर वर्क कर दिया मैंने, एक द्विघात समीकरण बनेगा और हल करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। 3 दूना 6, x - 3 + 2 x - 3 बराबर 0। x बराबर बेटा कितना आया 3, x बराबर कितना आया -2। -2 नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव, इसके ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, तो वो नहीं होगा। तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा, तो A इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। दिखते बड़े हैं ये, बनते छोटे हैं। आते हैं इस वाले प्रश्न पे। यहाँ पे परमुटेशन है हमारा, परमुटेशन है, तो परमुटेशन में क्या लिखूंगा, 12 फैक्टोरियल और 12 - r फैक्टोरियल, ये कितना आया 1320। ये कितना आया बेटा 1320, है ना। किस फार्मूले से, NP-r वाले फार्मूले से। ये क्या होता है n फैक्टोरियल और n - r फैक्टोरियल। परमुटेशन का फार्मूला सबको मालूम है। अब देखिए इसको बनाएं कैसे। कई बच्चे क्या करते हैं, यहीं से तोड़ना शुरू करते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है।
प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ आपको एक चालाकी मैं कर दे रहा हूँ, 12 11 11 के बाद 10 लिखोगे और 10 के बाद क्या लिखोगे 9 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ मैं ऐसा ही अभी रहने देता हूँ, अभी कुछ नहीं लिख रहा हूँ मैं। यहाँ 1320 हो गया। अब मुझे 1320 हो गया। अब मुझे ये बताओ कि ये अगर इतना दूर हल करोगे तो कितना आएगा। ये भी 1320 आएगा। 12 गुणा 11 देख करके दिखा देते हैं। 12 कम 12 12 कम 11, देखो 1320 आ रहा है ना इतना दूर का। तो इतना दूर 1320 है, तो इतना दूर काट दो, इसके बराबर आ रहा है ना, काट दो। ये और ये कट गया। अब यहाँ क्या बचा 1। अब 9 फैक्टोरियल है और नीचे r को क्या रखोगे कि 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 3 ही तो एक है कि 12 में से 3 गया तभी तो ये 1 के बराबर आएगा। तो 12 में से 3 गया 9, 9 से 9 काटा तो 1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आधी दूर लेफ्ट से चलना है और काटने के बाद जो बचे उसके बाद आप इन वैल्यूज को उठा करके रख दीजिएगा। जो कटने के बाद लेफ्ट और राइट आपका बराबर हो जाएगा वही आपका आंसर माना जाएगा। तो इसमें ये वाली चालाकी आप कर सकते हैं, ये वाली ट्रिक को आप अपना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं। शब्द हमारे पास है डॉटर, DAUGHTER। कह रहा है कि डॉटर शब्द को ऐसे कैसे अरेंज करें कि वॉवेल्स, सभी वॉवेल्स, सो दैट वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर। वॉवेल्स आर टुगेदर आई थिंक होना चाहिए। मैंने जो क्वेश्चन के ऑप्शन को दिया है वो नेवर वाला नहीं है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इस प्रश्न को। मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। ऑलवेज कम टुगेदर है, नेवर टुगेदर नहीं बेटा, कम टुगेदर है ना। बनने को तो नेवर वाला भी बन जाएगा, लेकिन इन ऑप्शन पे दिया नहीं था मैंने, मुझे याद था ये प्रश्न। ऑलवेज कम टुगेदर है, एक साथ हो, एक साथ न हो वाला नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा। तो डॉटर को ऐसे अरेंज करना है कि डॉटर शब्द को ऐसे व्यवस्थित करो ताकि सभी वॉवेल्स एक साथ हों। ठीक है, सभी वॉवेल्स क्या हों, एक साथ आ जाएं। तो इसको करने का तरीका मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया था एक ब्रैकेट, डब्बा मेथड इसको नाम दिया था। एक डब्बे में आप इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, तो डॉटर मैंने लिखा, देखना ध्यान से मैं कर क्या रहा हूं। डॉटर मैंने लिखा और डॉटर में से जितने वॉवेल्स हैं उनको एक ब्रैकेट में ले लिया, समझ लीजिए एक डब्बे में आपने डाल दिया। ठीक है, तो ए को आपने ये ले लिया, ए है, यू है और ई है। ये 3 वॉवेल्स मुझे दिख रहे हैं। 3 वॉवेल्स के बाद बचे क्या क्या, ए यू तो मैं ले चुका हूँ, डी जी एच टी और आर बचा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 था, 8 में से 3 निकाल दिया, 1 2 3 4 5 बचे। क्लियर है। अब इनको आपस में, अच्छा इस पूरे डब्बे को क्या मानना है, एक। इस पूरे डब्बे को क्या मानना है, एक मानना है। और एक आपको ले जा करके इसमें ऐड कर देना। ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 है और ये एक ले जा करके आपको इसमें ऐड कर देना है। क्लियर है। चलिए एक ले जाके इसमें ऐड कर दो। टोटल बेटा कितने हो गए, 6। आपका ये डॉटर तो है 1 2 3 4 5, इस पूरे डब्बे को एक माना जाता है। क्या माना जाता है, एक माना जाता है। इसको आप अरेंज करेंगे तो 5 और 1 6। अब इनको आपस में 6 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। 6 हैं तो 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो गए। क्या किसी की रिपीटिशन हो रही है, नहीं हो रही है, छोड़ दो। वॉवेल्स आपस में पलटेंगे, अल्टी पल्टी मारेंगे, ऐसे इधर उधर पलटेंगे, तो इनको आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल से। तो यहाँ क्या कर लिया बेटा, 3 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल देखते हैं कितना आ रहा है। 6 5 4 3 2 और 3 गुणा 2,
यही होगा 6 5 4 3 2 और 3 गुणा 2 है ना, 3 फैक्टोरियल का 3 गुणा 2। अब इसको कर लेते हैं 6 पंजे 30 और 4 3 12 गुणा 24 है ना, 30 और 24 यही होगा। 4 3 12 गुणा 24 और 6 पंजे 30, तो 24 तिया 72, तो ये 720 है ना, ये 720 हो गया। गुणा 6, तो ये 6 दूनी 12, 7 छक 42 1 43, 4320। ये सी वाला ऑप्शन आपका सही है, 4320। तो क्लियर है। तो ऑलवेज कम टुगेदर, यहाँ कम मैं लिख दे रहा हूँ, नेवर नेवर काट देंगे, नेवर नहीं है, ऑलवेज कम टुगेदर। तो भावेल एक साथ हो, इसका क्या होगा तरीका, 4320 तरीके होंगे। तो मेरे ख्याल से ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। एक साथ 9 वाले फिर नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूंगा। चलिए अब लॉग के क्वेश्चन है, 18वां हमारा क्वेश्चन है। लॉग 3x लॉग 9 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 3 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर। फिर 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का 3 और x का पावर 3, ये बराबर है 3 के। तब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, तब हमको x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। अब लॉग का कुछ रूल है, उस रूल को समझ लीजिए। रूल ये कहता है कि लॉग अगर a टू द पावर p है और b टू द पावर q है, ऐसा कुछ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, एक मिनट इसको ले लेता है, इसको आप q बाई p, यानी कि ये वाला पावर बटे ये वाला पावर है ना, q बाई p लॉग ए भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है, इस फार्मूले को तुरंत आप नोट कर लेंगे। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एज इट इज लिख दो। इसमें ये वाला फार्मूला लगाते हैं p और q वाला। तो यहाँ 2 है और 2 है, तो 2 बटे 2 हो जाएगा, log 3x हो जाएगा। और यहाँ 3 है, तो 3 बटे 3 और log 3x हो जाएगा, बराबर किसके है, 3 के। क्लियर है, इस सूत्र पे मैंने बैठा दिया। अब 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, ये 3x है, तो 3 इंटू log 3 बेस ऑफ x हो जाता है। ये और ये आपका कट गया, और x बराबर यहाँ 1 है बेटा, कटने के बाद क्या आया, 1 आया। ठीक है, कटने के बाद 1 आया, तो 3 का पावर बेटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो सूत्र मालूम है ना कि log x बराबर अगर y है तो x बराबर a टू द पावर y होता है। ये क्लियर है। इससे 3 का पावर क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, क्योंकि उस साइड क्या है, 1 है कटने के बाद, है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b इज योर राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द लाइन दीज लाइन्स आर कनकरेंट। ये लाइन्स क्या है, कनकरेंट हैं। कनकरेंसी वाली कंडीशन मैंने बता दी थी, आपको सिर्फ डिटर्मिनांट लेना है, -5 और 3, 5 -9 और लेमडा 1 -2 और 1, और इसको किसके बराबर कर देना है, इसको किसके बराबर कर देना है, 0 के। 0 के करके हल कर लीजिए, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, कर देते हैं। 2 के बाद कितना हो जाएगा, -9 प्लस 2 लेमडा, -9 प्लस 2 लेमडा, फिर +5 आएगा, +5 आएगा, +5 के साथ कितना आएगा, 5 माइनस लेमडा, और फिर +3 आएगा, 3 के साथ -10 और +9 बराबर आपका 0 हो गया। ठीक है, अब जितनी जल्दी हल कर लेना, -18 प्लस 4 लेमडा, 2 2 जा 4, और 25 माइनस 5 लेमडा, और ये -3 हो गया, इक्वल टू 0, है ना। अब ये कितना हो जाएगा, 25 और 8 3 11, 21 माइनस लेमडा बराबर 0। लेमडा उधर गया, लेमडा उधर गया, 25 में से इससे घटेगा बेटा 4 आएगा। हल करने के बाद कितना आया, 4। तो कनकरेंटी का मैंने बता दिया था, एक बिंदुगामी, क्लास में मैं बता चुका हूँ, एक बिंदुगामी होंगे, यानी कि एक बिंदु से कई लाइनें जा रही हैं, तो ये तीनों लाइन एक ही बिंदु से होकर जाएंगी। तो बस डिटर्मिनेंट आपको ले लेना है, सारे कांस्टेंट वैल्यू के साथ उसको 0 कर देना है, और आप हल कर लीजिए, आपको जो भी लेमडा या के दिया रहेगा उसका मान आ जाएगा। चलिए 20वें क्वेश्चन पे आते हैं। इक्वेशन ऑफ द सर्किल थ्रू a, 0
और A0 0B इज, है ना, बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे अगर आप बनाने बैठोगे तो काफ़ी बड़ा ये बनेगा, बनाने बैठोगे तो ये काफ़ी बड़ा बनने वाला है। तो क्यों ना हम रखते चलें। अगर मैंने 0 0 रख दिया, क्योंकि इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासेस थ्रू, है ना, ये पासेस थ्रू होना चाहिए था, पासेज, जिससे गुजर रहा है बेटा, 0 0 से भी गुजर रहा है, और किससे गुजर रहा है, A, 0 से भी गुजर रहा है, और किससे गुजर रहा है, 0, B, सबसे गुजर रहा है। तो सारे बिंदु तो इसको सेटिस्फाई करेंगे ना, सारे वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर 0 0 लेंगे तो सबसे ही हो जाएगा, सभी सेटिस्फाई हो जाएंगे 0 0। ये इसको छोड़ के होगा, ये नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 0 नहीं हो रहा है ना, ये भी बच जाएगा, है ना, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। देखो यहाँ 0 0 में रखूँगा तो ए बी बराबर 0 नहीं होगा, है ना, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सेटिस्फाई कौन से हो रहे हैं, 2 ठो हो रहा है, ये हो रहा है और ये हो रहा है। मतलब कहने का मेरा, मैं अगर 0 0 यहाँ पे रख रहा हूँ तो वो क्या हो जा रहा है, वो संतुष्टि दे रहा है ना। अब फिर मैं किसको रखूँ, 0B को रखूँ, मुझे 0 चाहिए, इसको रखने पर मुझे 0 चाहिए, लेफ्ट में 0 मैं रखूँगा तो इधर राइट में मुझे 0 चाहिए। तो यहाँ अगर मैं 0 रखूँ और y की जगह B² रखूँ, अब फिर 0 और फिर y की जगह यहाँ B², तो बेटा ये प्लस है, ये कभी भी B² प्लस B² मुझे दे रहा है, कभी भी मुझे 0 नहीं देगा। आप समझिए इस बात को। तो वो तो गया, ये तो गया। अब इस पे पहुँचते हैं, इस पे मैं रखने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से। इस पे मैं, अब मुझे आंसर मुझे दिख गया ये वाला, इस पे मैं सारे वैल्यू को रखूँगा। एक तो 0 रखोगे तो सब 0 सेटिस्फाई कर लेगा। ऊपर से आप क्या रखना चाहते हो, अब रखते चलते हैं, A0 रखना चाहते हो तो रखो। चलो यहाँ रखते हैं, x की जगह a, तो A² 0 माइनस A² माइनस 0, देखो कट गया, कटने के बाद क्या दिया, 0 दिया, सेटिस्फाई हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या रखोगे, 0B, तो 0B रखो बेटा, यहाँ पे 0 रखे, B², यहाँ 0 हो गया, यहाँ माइनस B², फिर कटा, कट के क्या दे दिया, 0 दे दिया। यानी कि तीनों की तीनों चीजें रखने पर यही एकमात्र है जो सेटिस्फैक्शन दे रहा है, जो सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस ढंग से आप आसानी से बना सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ द सर्किल एट द पॉइंट वन ऑफ इट्स डायमीटर आज, ये आपका x1 y1 है और ये आपका कितना है बेटा, x2 और y2 है। तो समीकरण बताया था मैंने, x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1 और y माइनस y2 बराबर 0। ठीक, तो x माइनस x1 बेटा कितना है, 1 है, तो प्लस 1 हो गया, और x2 मेरे पास कितना है, -4 है, प्लस y माइनस y1 मेरे पास कितना है, 2 है, और y माइनस y2 मेरे पास कितना है, +3 है, -3 है, तो ये प्लस हो जाएगा बराबर। सिर्फ वैल्यू को रखना है। अब इसको आप हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, x² प्लस x माइनस 4x माइनस 4, फिर y² माइनस 2y प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो ये दे देगा मुझे x² प्लस y² और माइनस 3x मुझे देगा, और प्लस y दे देगा, और माइनस 6 4 10 दे देगा। देखते हैं कौन सा है, x² प्लस y² माइनस 3x प्लस y माइनस 10, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, यहां दो वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच का एंगल लेना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों ओर वर्क कर देना है, दोनों ओर क्या कर देना है, वर्क कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, b मॉड का होल स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b, यहाँ पे हो जाएगा a मॉड होल स्क्वायर b मॉड होल स्क्वायर माइनस 2 a डॉट b। ठीक है, यहाँ पे a डॉट b हो जाएगा। क्लियर है। अब ये देखो, ये और ये कटा, ये और ये कटा, इसको इधर भेज देते हैं। तो 4 a डॉट b बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 0। a डॉट b क्या होता है, ab cos थीटा होता है, ab cos थीटा बराबर 0। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बी इज द राइट ऑप्शन। तो वेक्टर के क्वेश्चन बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, आराम से बना लोगे।
ये क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व बाय 2 स्टूडेंट आर रिस्पेक्टिवली 1 3 एंड 1 3। यहाँ पे दो बार 1 3 हो गया है, थोड़ा सा इसको मैं चेक कर ले रहा हूँ। 1 3 और 1 2 यहाँ पे होना चाहिए, हाँ 1 3 और 1 2 होना चाहिए यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि एक किसी प्रश्न को हल करने के लिए पहला स्टूडेंट, मान लो जो एक स्टूडेंट है ए, वो प्रश्न को हल करने की प्रायिकता कितनी रखता है 1/3। स्टूडेंट है बी, वो हल करने की प्रायिकता कितनी रखता है 1/2। प्रश्न हल हो ही जाए, प्रश्न हल हो ही जाए, बीइंग सॉल्व हो ही जाए, सर्टेनिटी आ रहा है, प्रश्न हल हो ही जाए, इसकी क्या प्रायिकता है, बात समझ में आ गई होगी। तो इसको कैसे निकालते हैं? मान लो ये प्रश्न नहीं हल कर सकता है, सबसे पहले नहीं हल करने वाला, तो नहीं हल कर सकता है तो ये है, और ये नहीं हल कर सकता है तो ये है। एक में से आधा गया, आधा हो गया। दोनों नहीं हल कर सकते हैं, दोनों नहीं हल कर सकते हैं, वो 2/3। दोनों के नहीं हल करने की कितनी आई 1/3। प्रश्न हल हो ही जाए तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी होती है 1। दोनों हल नहीं कर सकते हैं को 1 में से घटा दो, कि दोनों से हल नहीं होगा उसको 1 में से घटा दो, तो 100% हल होने की प्रोबेबिलिटी तो निकल ही जाएगी। तो क्लियर है, 2/3 आपका राइट आंसर आ चुका है। चलिए अगले स्लाइड्स पे देखते हैं। कंटिन्यूटी का है k के बराबर, कंटिन्यूटी मैंने बताया था, लिमिट आपको लेना है, यहां कुछ नहीं करना है। x टेंड्स टू 0 है, यहां 5x है, यहां आप 5x दीजिए, यहां 5x दीजिए, और नीचे 3x दीजिए। ये बेटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, ये कट गया तो 5/3 हो गया। अगर कंटिन्यूअस है तो ये 5/3 किसके बराबर होगा, ये 5/3 किसके बराबर होगा, k के बराबर होगा। क्लियर है, तो ये 5/3 कंटिन्यूटी में काफी बार मैं डिस्कस कर चुका हूं। ये आपका आंसर आपका हो जाएगा डी, डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने बस लास्ट सवाल पे, 25वें क्वेश्चन पे, जो कि है y = e⁻x। ये e⁻x हो जाएगा बेटा, देखो e⁻x का एक्सपेंशन ही तो है, तो dy/dx आपसे पूछा गया है, तो dy/dx कितना हो जाएगा बेटा e⁻x, तो इसका e⁻x आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी चीज है, आई थिंक ऑप्शन इसमें रह गया, चलिए कोई बात नहीं है। तो आज के सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं। जय हिंद। नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट भी मैं वीडियोस लेकर के आऊंगा जिसमें भी हम 25 क्वेश्चन को करेंगे। जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि TDA है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप।